नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समझ लेके आ गए हैं 18 सितंबर करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। देखिए, यूपीएससी 2021 का हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है और स्विफ्ट एससीज का पेड ग्रुप चालू है। जहाँ जानकारी के लिए 8564880530 और 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पर इंस्टाग्राम पर भी हम हैं और टेलीग्राम पर भी। इन फ्री चैनल्स को आप लोग सर्च करिए और ज्वाइन करिए। जो आज का हमारा टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ सकते हैं वो है आपके कि गुप्ता एरा का एक टेम्पल ढूंढा गया है एटा में, जहाँ पर शंख लिपि स्क्रिप्ट पे काफ़ी जो है ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। क्या चीज़ है ये देखेंगे पूरी चीज़। दूसरा टॉपिक है कि राजस्थान ने अभी जो उनका लॉ था टूरिस्टों से संबंधित उसमें चेंजेस किए हैं। मिसबिहेवियर जो टूरिस्ट से किया जाता है उसमें वो क्या चेंजेस है देखेंगे। ऑकस जो है समझौता हुआ है, ये क्या ऑकस है, कितना एच ऑकस है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और शून्य अभियान नीति आयोग का है ये, इसके बारे में जानेंगे। और आर्सेनिक की कंटेमिनेशन जो है फूड चेन में आ गई है, यानी कि खाद्य श्रृंखला में आर्सेनिक का संदूषण, तो ये वाली चीज़ को भी देखेंगे। आज जो है आपका 18 सितंबर को बैम्बू डे होता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे। बैम्बू डे कब होता है? 18 सितंबर को। ठीक। पहला टॉपिक है कि एटा में गुप्त युग के मंदिर ने शंख लिपि पर ध्यान केंद्रित किया। अब क्या है संदर्भ समझ लेते हैं। अभी आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक मंदिर है, ठीक, उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें जो है शंख लिपि का जो इंस्क्रिप्शन देखा, शिलालेख, तो उसके बारे और स्टेयर्स पे देखा एंशिएंट टेम्पल पे, तो उससे कुछ जो जानकारी मिली है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, स्टेयर जो था, जो आपकी जो सीढ़ी होती है ना स्टेयर्स, उस पर शंख लिपि हुई मिली, इंस्क्रिप्शन शिलालेख मिला, जिसको जो हमारे ये खगोलविद हैं, पुरातत्वविद है सॉरी, इन्होंने ये बताया कि भैया इस पर लिखा हुआ है श्री महेंद्र दित्य, जिसका मतलब ये है कि ये टाइटल जो मतलब ये बताता है कि ये टाइटल कुमारगुप्त फर्स्ट को दिया गया था गुप्ता डायनेस्टी में। तो शिल्प लिपि जो है उसने जी बताई। ये शंख लिपि जो है सॉरी, जो होता नहीं, शेल जो होता है उसकी तरह का होता है, काफ़ी आगे भी बताऊंगा इसमें। लेकिन ये है कि इसमें काफ़ी कि या तो किसी का नाम लिखा जाता है, जैसे हम लोग आज हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर बड़ा अलग टाइप का होता है ना, तो ये किसी का नाम लिखने के लिए या फिर किसी इम्पॉर्टेंट जो है सिंबल को बनाने के लिए ये शंख लिपि बनाई जाती थी। तो यहाँ पे नाम लिखा गया किसका? महेंद्र दित्य का, और ये टाइटल जो है कुमारगुप्त फर्स्ट के, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के थे। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक। अब यहाँ पे जो बिलसर की साइट है जो कि प्रोटेक्ट की गई थी 1928 में, और उसमें जो है इस ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसने निकाल के दिया है। ठीक। इस देखिए इस तरीके की होती है, शंख जैसा जो है आपका रहता ही है, और काफ़ी मतलब खूबसूरत टाइप की बनाने की कोशिश की जाती है, और इसमें ज़्यादातर नेम होते हैं या फिर कोई सिंबल के बारे में जो है विशेष वस्तु के बारे को बनाया जाता है, सिर्फ इतना ही होता है। ठीक। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे बिलसर वाली साइड पे 2 जो है डेकोरेटिव पिलर थे, और उस पर जो है बहुत करीब थे, उस पर ह्यूमन फिगरिंग बनी हुई थी कई सारी, और ये आपकी बिलसर जो है आगरा सर्किल के पास आता है, तो उसकी स्टेयर्स पे देखा गया, वहाँ पे ये शंख लिपि मिली, और उसमें ये देखा गया कि भैया महेंद्र दित्य लिखा हुआ है, गुप्ता पीरियड का ये है टेम्पल। ठीक। और जिससे मतलब ये पता चल गया कि जो स्टेयर्स की वजह से कि ये टेम्पल जो है स्ट्रक्चर जो बनाया गया। अच्छा, स्ट्रक्चर टेम्पल और रॉक टेम्पल में आपको समझ में आता ना, किसी पहाड़ को काट कर जो टेम्पल बनाया गया उनको रॉक कट बनाया जाता है, रॉक कट टेम्पल। ठीक। लेकिन गुप्ता पीरियड में ये पहले होता था, लेकिन जब गुप्ता पीरियड है तो उन्होंने स्ट्रक्चर टेम्पल बनाए।
रॉक को अलग अलग जाके, जैसे मान लीजिए आज हम ईंट से ईंट लगाकर फिर घर बनाते हैं, तो वो तरीके से उन्होंने तब पत्थरों का यूज़ करते हुए अलग से टेम्पल बनाया, ना कि जो है किसी पहाड़ को काट के रॉक का टेम्पल बनाया। तो ये चीज़ को बताता है। और इसमें डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ 2 ही अलग स्ट्रक्चरल टेम्पल ढूंढे गए थे गुप्ता एज के, जो कि 10 अवतार टेम्पल है देवगढ़ का और भीतरगांव टेम्पल है आपका कानपुर देहात का। 5वीं सेंचुरी में कुमारगुप्त फर्स्ट थे, जो कि 40 साल उन्होंने राज किया था आपका उत्तरी जो है सेंट्रल इंडिया में। और गुप्ताज वो पहले थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाए थे, उससे पहले जो है सिर्फ रॉक का टेम्पल्स बनते थे। शंख लिपि जो है मैंने आपको बताया शेल स्क्रिप्ट टाइप की होती है, और ये काफ़ी ऑर्डिनेट होती है, मतलब सजी धजी टाइप की चीज़ें होती है, करेक्टर इसमें होते हैं। और ये ब्रह्मी जो डेरिवेटिव है उससे निकाला गया है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मी से ये उपजी है, ठीक। कौन शेल या फिर शंख जो होते हैं उसकी तरीके की होती है, ठीक। और ये इंस्क्रिप्शन जो पाए गए हैं वो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया और ये 4 से 8वीं सेंचुरी के बीच के हैं, तभी तो गुप्ताज का टाइम आता है ना। और इसी तरीके के जो शिलालेख हैं वो हमें पहले एक स्टोन हॉर्स का जो है स्कल्पचर था, मूर्ति थी, उस पर मिले थे, जो कि लखनऊ में रखे हुए हैं वहाँ के स्टेट म्यूजियम में। शंख लिपि हो चाहे ब्रह्मी हो, इसमें नेम काफ़ी स्टाइलाइज्ड है, शैलीबद्ध लिपियाँ होती हैं, नेम और सिग्नेचर इसमें किए जाते हैं, ठीक है। तो किसी नेम या फिर कोई ऑस्पिशियस सिंबल हो गया, शुभ प्रतीक हो गया, उसको बनाया जाता है ज़्यादातर, ठीक। और ये स्क्रिप्ट जो है आपकी डिस्कवर की गई थी 1836 में, ठीक, ऑन ब्रास ट्राइडेंट पे उत्तराखंड के बरहट जो थे उसमें की गई थी, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा की गई थी। अशोक जो थे, सम्राट अशोक, उनके जो शिलालेख थे, इंस्क्रिप्शंस जो थे, उसमें जो है कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी जिसको उन्होंने डिसाइफर किया था, बताइए उसका नाम क्या था। जेम्स प्रिंसेप पे ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है यूपीएससी, ठीक। तो स्क्रिप्ट जो है ये डिस्कवर इन्होंने करी, इन्होंने ये वाली जो शंख लिपि है ये भी इन्होंने डिस्कवर करी 1836 में। ब्रास ट्राइडेंट था, ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल होता है, उत्तराखंड के बरहट में, ठीक। और ये जो है फाउंडिंग एडिटर भी थे आपके जनरल के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक। कौन? जेम्स प्रिंसेप। और 1 साल बाद जो है इन्होंने 2 और सिमिलर स्क्रिप्ट निकाली, नागार्जुना ग्रुप ऑफ केव से बराबर हिल्स गया में। और प्रोमिनेंट जो साइट हैं शेल इंस्क्रिप्शंस के, मतलब ये शंख लिपि वाले, वो मुंडेश्वरी टेम्पल बिहार में है, उदयगिरी जो है मध्य प्रदेश में, मनसार जो है आपके महाराष्ट्र में है, यानी कुछ केव साइट्स हैं महाराष्ट्र और गुजरात में। और यहाँ तक कि ये वाली जो शेल यानी कि शंख लिपि जो है ये इंडोनेशिया और जावा और बोर्नियो में पाई जाती है। शंख लिपि जो होती है इंग्रेव करके बनाई जाती है टेम्पल के पिलर पे, कॉलम पे, रॉक सरफेस पे, और डेट नंबर इसमें कुछ लिखी नहीं हुई है, तो इसलिए पता लगना मुश्किल हो जाता है कि भैया किस पीरियड में ये बना। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि जिस हिसाब से जहाँ पर वो लिखे गए हैं, बनाए गए हैं शंख लिपि, उसके हिसाब से जो उनकी कलानुक्रम रहा है, क्रोनोलॉजी, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। लेकिन उनकी जहाँ लिपि लिखी गई वहाँ पे कहीं उन्होंने कोई डेट मेंशन करी हो, नंबर मेंशन की हो, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक। तो ये वाली बात थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि राजस्थान ने पर्यटकों से वसूली को लेकर राजस्थान में का जो एक कानून था 2010 का, राजस्थान टूरिज्म ट्रेड फैसिलिटेशन रेगुलेशन एक्ट, उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब नया सेक्शन जोड़ा है इन्होंने 27A, और इन्होंने जो भी ऑफेंसेस थे अब उनको संज्ञेय ऑफेंसेस बना दिए, यानी कॉग्निजेबल, यानी कि अब कोर्ट के सामने जाना जरूरी है, वहाँ से फिर आपको जो है मतलब यहाँ पे कोर्ट के सामने पेश होगा आपका केस, तभी आपको वारंट मतलब बेल मिलेगी, नहीं मिलेगी तब होगा। तो ये नया आंसर डाला है, इन्होंने किया है अमेंडमेंट करके, और साथ ही साथ संज्ञेय के साथ साथ बेलेबल ऑफेंस भी बना दिया है, ठीक। अब लेकिन इसमें कुछ जो है कंडीशन भी रखी है। कंडीशन ये है कि जो लोग बार बार ऐसे काम कर रहे हैं उनके लिए नॉन बेलेबल है, मतलब उनको जो है हिरासत में रहना पड़ेगा, कोई जमानत वमानत नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो है सब सेक्शन 3 और 4 जो है सेक्शन धारा 13 के 2010 वाले, उसको भी इन्होंने कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बना दिया गया है। सेक्शन 13 ही कहता है कि वो प्रोहिबिट करता है, रोकता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या एक्ट जो कि टूरिस्ट प्लेसेस पे होती है, जैसे कि टाउटिंग होता है। जैसे कि आप कभी मान लीजिए जयपुर जाना है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग खड़े रहेंगे, आइए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको आर्टिफैक्ट और ये सब दिलवाएंगे, ठीक। वो जाएंगे, आपको जो ABC दुकान पे जाके खड़ा कर देंगे, ठीक, और फिर वो चले जाते हैं।
यहाँ पे मान लीजिए बिल बना उनका जो है, एक तो बहुत महंगा होता है, 100 रुपये की चीज़ भेजेंगे 10,000 रुपये में या फिर 1,000 रुपये में, ठीक। और जो भी बिल बना उसका कुछ जो है 2-3% जो ये बंदा है टाउट को जो कर रहा है उसको मिल जाते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, क्यों संशोधन किया गया? अभी तक ये हो रहा था कि टाउट उनको जो है पकड़ा, मान लीजिए गवर्नमेंट ने लॉ के अंतर्गत 2010 वाले के अंतर्गत, अब उसमें क्या होता था कि वो बेलेबल वारंट होता था, तो वो कुछ अपना मुचलका या फिर फीस वीस दे के, फाइन वाइन दे के फिर बाहर आते थे, फिर चालू कर देते थे। फाइन थोड़ा सा होता था, पकड़ कर कोई बात नहीं, बेल तो मिल ही जाएगी वाली बात थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, रिपीट ऑफेंस कर रहे हो तो बेल नहीं मिलेगी, ये वाली बात है, ठीक। अब जो ये सब सेक्शन है 3 और 4 सेक्शन 13 के अंतर्गत, वो जो हैबिचुअल हो गए हैं, बार बार जो आदत इनको लग गई है उनको सही करने के लिए। ये टाउट जो है इनको ना लपका भी बोलते हैं यहाँ की लोकली में लैंग्वेज में, तो लपक के लोग जो है टूरिस्ट को उठाते हैं और दुकान तक पहुँचा देते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं पहले ही जो चीज़ें हैं। और जयपुर राजस्थान में वैसे देखा है तो मेन टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा इनका जो है इकनॉमी चलती है। जो घरेलू जो सैलानी यहाँ पे आता है, पर्यटक आता है, वो करीबन 5 करोड़ आता है और फॉरेनर तो 16 लाख आता है, ठीक। तो यहाँ पर यही है कि अभी इन्होंने कहा है कि देखिए बैगिंग और उसको भी मना किया गया है, ठीक। यहाँ पे देखिए मना किया गया है बैगिंग और हॉकिंग को भी, ये पीछे पड़ गए बेचने पर जो है रोक लगाने पर। लेकिन अभी इन्होंने ये कहा है कि अब ज़्यादातर जो बार बार ये काम करते हैं, चैलेंज करते हैं लॉ को, उनको जो है दिक्कत होने वाली है। ये जो है वहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर जो है उन्होंने बताया है। एक केस भी ऐसा हुआ था जिसमें कि यही हुआ था कि FIR कई लोग को टाउट को जो है वो कर दिया, गवर्नमेंट ने हटा दिया, ठीक। उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर दी, वो लोग चले गए जो है कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा कि भैया जो सब सेक्शन है 1 और 2 सेक्शन 13 के, ठीक, वो इसको ये बताता ही नहीं कि भैया ये कॉग्निजेबल है कि नहीं है, तो हम क्यों उसको FIR फिर उसमें कैंसिल कर दी गई। इसीलिए ये वाला जो संशोधन है लाया गया है कि भैया पहली बात तो साफ कर दिया कॉग्निजेबल है, और अगर बार बार करेंगे तो नॉन वेलेबल है। तो अब क्लैरिटी इसमें ज़्यादा आ गई है, समझ में ये बात, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद जो है अब रिकॉर्ड पे सब कुछ रहेगा, कोई भी क्राइम करेगा तो उसको प्रूव कराया जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाकर, ठीक। अगला जो हमारा ऑकस समझौता है, ऑकस, ठीक, उसमें क्या है, इसको मैं चौकस मैंने क्यों बोला मैं आपको बताता हूँ। देखिए ए है इसमें ऑस्ट्रेलिया, फिर हो गया यूनाइटेड किंगडम, फिर हो गया US, ठीक। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर पावर्ड बात हो रही है, सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है में देने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए मदद करेगा UK और US, ठीक, ऑस्ट्रेलिया को। अब यहाँ पे समझना, न्यूक्लियर पावर्ड है मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर बम यहाँ से दागा जाएगा, ठीक, दोनों में फ़र्क है। जैसे कि सबमरीन को हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा तो देनी है कि भैया उसको चल सके, तो वो ऊर्जा जो है आपका न्यूक्लियर पावर के थ्रू दी जा रही है, ठीक। अब उसका अभी एक चीज़ साफ है इसमें कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें UK और US उनको न्यूक्लियर जो है वेपन उससे चलाने के लिए मदद नहीं करने वाले हैं, वो खाली न्यूक्लियर पावर के थ्रू सबमरीन उनकी चल जाए, जिसके काफ़ी बेनिफिट होते हैं, उसमें मदद करने वाले हैं। न्यूक्लियर पावर से सबमरीन चलाने में क्या होता है कि बार बार जो है सबमरीन को ऊपर नहीं आना पड़ता है सतह पे ओशन की, अगर, और इसको बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, ठीक। ऊपर ज़्यादा नहीं आएंगे तो डिटेक्ट कम होंगे। साथ ही साथ जब न्यूक्लियर पावर रहेगा तो आप बहुत दूरी तक भी जा सकते हो, ठीक, बिना डिटेक्ट हुए। और दूसरी चीज़ जो है कि मान लीजिए जैसे भारत के पास भी यानी न्यूक्लियर पावर है, भारत का अरिहंत है, ठीक, तो उससे क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियर की सेकंड स्ट्राइक जो है कैपेबिलिटी भी है। मान लीजिए कई लोग ये कहते हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान के पास है, हम तो कहते हैं कि न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़। तो मान लीजिए अगर पाकिस्तान ने हमारा न्यूक्लियर जो जहाँ पे रखे हुए हैं बम उसी को फोड़ डाला तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है अपनी सबमरीन से अटैक कर देंगे और उनको निस्तानाबूद कर देंगे। इसी को कहते हैं सेकंड स्ट्राइक जो है कैपेबिलिटी, ठीक है ना, कैपेबिलिटी। तो ये चीज़ है, ये भी मिल जाएगी आपकी। अच्छा, जो कन्वेंशनल होते हैं सबमरीन वो ज़्यादातर डिफेंस के लिए रखे जाते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन, पावर्ड सबमरीन जो होती है वो क्योंकि ज़्यादा दूर तक जा सकती है बिना डिटेक्ट हुए, तो ये ऑफेंस के लिए भी यूज़ किया सकती है, अटैक करने के लिए भी यूज़ किया सकती है। अच्छा, फिर से आते हैं वापस बात कि भैया मैंने इसको नाम चौकस क्यों रखा। चौकस इसलिए रखा
कि एक तरीके से चाइना को टैकल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में यूके और यूएस के द्वारा। तो चौकस अगर आप याद रखोगे तो चाइना के अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस साथ में आके न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है ऑस्ट्रेलिया को मुहैया करा रहे हैं प्रशांत महासागर में। ठीक, ये सारी चीज़ समझ आ गई। यहीं पे ये सारी बातें फिर उन्होंने यहाँ पे बताई हुआ। ठीक, चाइना की न्यूक्लियर पावर्ड मशीन भी हैं, उसके बाद सारी चीज़ें हैं, ये है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया क्यों न्यूक्लियर सबमरीन चाहता है? ठीक, क्योंकि मिलिट्री जो है एग्रेशन काफ़ी चाइना दिखा रहा है आपका साउथ चाइना सी में। ठीक, साउथ चाइना सी में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और व्हाट मेक्स न्यूक्लियर सबमरीन सो इम्पोर्टेंट? न्यूक्लियर सबमरीन जो यूएसए के द्वारा दी जाती हैं, यूएस नेवी के द्वारा, उसमें एसएसएन लिखा होता है। एसएस मतलब सबमरीन और एन मतलब होता है न्यूक्लियर। ठीक, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन हो गया, फास्ट भी बहुत होता है, A2 डिटेक्ट नहीं हो सकते, दूर तक जा सकते हैं और ज़्यादा गति से जा सकते हैं। ठीक, इसीलिए ये ऑफेंसिव और काफ़ी सामरिक महत्व इसका हो जाता है। इंडिया के पास में भी है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, इसका नाम है आपका INS अरिहंत। ये हमारी भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन है। दूसरी कौन सी आई है? अरिहंत क्लास की है, उसका नाम है INS अरिघाट। ठीक, 2017 में लॉन्च हुई थी। और भी कोई आई है क्या, एक बार कंफर्म करके बताइए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शून्य कैंपेन नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जो है, इन्होंने मिलकर शून्य कैंपेन चलाया है। इसमें देखो सिंपल सी बात यह है कि शून्य क्या करना है? पोल्यूशन को। जो भी डिलीवरी व्हीकल्स हैं, ठीक, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स बाय वर्किंग कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो भी व्हीकल चल रहे हैं उसमें से बिल्कुल शून्य प्रदूषण होना चाहिए, एयर पोल्यूशन। ठीक, तो वो बात यहाँ पे करी जा रही है इस शून्य कैंपेन के द्वारा, नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक, तो ये वाली चीज़ें हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उनको लोग जो है अडॉप्ट करें, इस पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अर्बन डिलीवरी सेगमेंट में कंज्यूमर की भी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, पोल्यूशन जो है इससे कम होगा। सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग दी जाएगी इस एफर्ट के अंतर्गत, शून्य जो एफर्ट है। और ये भी है कि फाइनल माइल तक डिलीवरी देनी है, ठीक, व्हीकल्स की। और यही सारी चीज़ में बताई गई है कि डिलीवरी क्लीन डिलीवरी होगी, कार्बन सेविंग होगी, ये सब जागरूकता भी करी जाएगी लोगों की कि भैया हमने कितने जो है किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। मतलब कि जैसे आप किसी हाईवे पे जाते हो, ठीक, उस हाईवे पे मान लीजिए अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो है पॉइंट नहीं बना है, तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर का था तो उस किलोमीटर को हम नहीं जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज व्हीकल का जो है कोई बन गया आउटलेट, तो फिर ये वाली हम बताएंगे कि हाँ भैया हमने इलेक्ट्रीफाइड कर दी है। ये वाली चीज़ है। इंडस्ट्री स्टेक होल्डर जैसे ई-कॉमर्स है, फ्लीट एग्रीगेटर है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, ये सब लोग जो है डिलीवरी आसानी से कर सकें, इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए करें, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए जोमेटो, बिग बास्केट, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर, इन सबसे बात करी है अभी अमिताभ कांत जो CEO हैं नीति आयोग के। ठीक, राजीव कुमार जी क्या है बताइए। अच्छा, ठीक है, तो ये इंडस्ट्री को भी साथ में लेके चल रहे हैं। इस प्रोग्राम को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, जागरूकता फैलाओ, जो है हेल्थ को अच्छा करो, पर्यावरण को बढ़िया करो, इकोनॉमिक बेनिफिट भी क्योंकि सस्ता रहता है। तो इस तरीके से ई-कॉमर्स कंपनियां, ऑटो मैन्युफैक्चर, लॉजिस्टिक, फ्लीट ऑपरेटर, इन सबका जो है फायदा होगा शून्य कैंपेन से। सिग्निफिकेंस यही है कि अर्बन फ्रेट व्हीकल अगर देखा जाए तो वो 10% तक फ्रेट ट्रांसपोर्ट देखता है CO2 जिससे एमिशन होता है भारत का, और ये 114% तक बढ़ने की जो है रिपोर्ट आ रही है 2030 तक। तो ये है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है कोई भी प्रदूषण जो है टेल पाइप जो होता है एग्जॉस्ट उससे नहीं निकलता है। और अगर हम इसको बनाए भी मान लीजिए इस व्हीकल को, तो भी सिर्फ 15 से 40% तक ही CO2 कंपेयर होता है। ठीक, बाकी कार वार बनाने के चक्कर में, और उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज ला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। बताइए कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी चल रही है उसके बारे में बताइए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से, ठीक, जो मैंने लिखा है उसको कौन सी अभी चल रही है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, उसके बारे में बताइए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि आर्सेनिक जो संदूषण है वो खाद्य श्रृंखला में आ गया। अभी क्या हुआ है कि बिहार में
आर्सेनिक से की गंदगी की वजह से जो वहाँ का ग्राउंड वाटर है, ठीक है ना, जो वहाँ का जो है आपका भूजल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित पाया गया है, ठीक है पहले। लेकिन अब ये देखा गया अभी जो स्टडी हुई है बिहार में कि वहाँ का ग्राउंड वाटर तो तब भी स्वच्छ है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी जो है उसमें भी आर्सेनिक की इतनी मौजूदगी नहीं है। WHO जो एक लिमिट देता है उससे भी कम है। लेकिन जो खाद्य श्रृंखला है जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, इनमें आर्सेनिक की ज़्यादा मात्रा पाई जा रही है। ऐसा अभी एक रिसेंट स्टडी जो रिसर्च स्टडी हुई है नेचर एंड नर्चर ने करी थी, और ये ब्रिटिश काउंसिल इन यूनाइटेड किंगडम और जो हमारा दोस्त है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन लोगों ने मिलके पहली रिपोर्ट निकाली है और उसको पब्लिश भी किया था टोटल एनवायरनमेंट के एक जनरल साइंस में, ठीक। अब आर्सेनिक कंटेमिनेशन जो होता है वो हमारे देश के कई हिस्सों में है, और ये केमिकल जो है आपका फूड चेन में पाया गया है अभी ज़्यादातर राइस, वीट और पोटैटो में, ठीक। इसके आर्सेनिक कहाँ से मिलता है, क्या चीज़ें है, भी बताऊंगा अभी। आर्सेनिक कंटेमिनेशन जो है ड्रिंकिंग वाटर में कोई नई बात नहीं, लेकिन ये ड्रिंकिंग वाटर में अभी कम पाया गया है अगर आप इसको खाद्य श्रृंखला से कंपेयर करें तो इसमें ये एक अर्जेंट नीड है कि मॉनिटर हमें इरिगेशन को भी करना है ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ। इरिगेशन में क्या हो रहा है कि हमारा आर्सेनिक की संख्या ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, और फिर वो जो धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला में पहुंच रहा है। राइस को अगर आप सींच रहे हो आर्सेनिक से युक्त तो पानी से, तो क्या होगा। वीट को जब आप अगर सींच रहे हो उसके पौधे को वीट फाइनली आएगा तो उसमें क्या होगा। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक। और इसमें ग्राउंड वाटर में वही चीज़ें हैं कि आपका इरिगेशन के थ्रू जाता है, फार्मर्स के थ्रू, तो उसमें आर्सेनिक परसेंट था लेकिन फूड चेन से कम, ठीक। और इसमें WHO की जो गाइडलाइन है कि 10 जो है माइक्रोग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए, तो वो 70% तक देखा गया है हाउस होल्ड में, और जो वहीं अगर आप फूड श्रृंखला में देखा जाए तो 36% तक देखा गया, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर ड्रिंकिंग वाटर से कंपेयर करें तो। इम्पैक्ट देखिए यहाँ पर यही है कि हाई टोटल आर्सेनिक कंसंट्रेशन होने की वजह से जो है कुकिंग और नेचुरली ये होगा तो इससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को, और फूड और ड्रिंकिंग वाटर ओवरऑल आर्सेनिक का एक्सपोजर बढ़ाता है और बिहार को काफ़ी दिक्कत होती है। इससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है और प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है काफ़ी, और इससे जो है कुक्ड राइस इन सब पे भी ध्यान देने वाला है कि भैया इससे आर्सेनिक से ना बने। आर्सेनिक अच्छा पाया कहाँ जाता है, ये नेचुरल एलिमेंट है। अर्थ का जो क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है, तो ये क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक। नेचुरल एलिमेंट है ये, आपके पहाड़ पत्थर पे, मृदा में, पानी में, हवा में, प्लांट में, एनिमल में, बहुत जगह पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है केमिकल कंपाउंड आर्टिफिशियल बनाया जाता है। और ये पीपल जो है एक्सपोज हो जाते हैं आर्सेनिक से एनवायरनमेंट में कई सारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सोर्सेज की वजह से, जैसा अभी देखा जा रहा है कि सिंचाई आर्सेनिक युक्त पानी से हो गया तो खाद्य श्रृंखला में पहुंच गया। और ये कई सारे प्योर फॉर्म में भी होता है जैसे कि स्टील, ग्रे मेटल। आर्सेनिक हालांकि केमिकल कंपाउंड होता है यूजली, और इसमें कोई भी जो है गंध नहीं होती है, कोई भी टेस्ट नहीं होता है, और बहुत ही वाइडली ये मिलता है हमें अर्थ के क्रस्ट से, ठीक। अर्थ के क्रस्ट से मिलता है, और ये ग्राउंड वाटर में भी पाया जाता है। ये हाईली टॉक्सिक होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक। 2 फॉर्म होते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म जो कि लिविंग बीइंग से बनता है किसी न किसी तरीके से, जो इनऑर्गेनिक फॉर्म वाला टॉक्स है आर्सेनिक वो ज़्यादा खतरनाक है, ठीक। और इसी के साथ हम लोग आ गए अपनी जो है सबसे फेवरेट जो है सेक्शन ऑफ द डे पे, डेली करंट अफेयर में, जो कि होता है कि कॉमन एगाई स्पीसीज में प्रीलिम्स के क्वेश्चन किस हिसाब से हमें सॉल्व करनी चाहिए उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट उड़ान यहाँ पे क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड ट्रू पूछा गया। IIT कानपुर में एक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया जो कि टेक्स्ट बुक जो हैं उनका अनुवाद कर देगा इंग्लिश से हिंदी में और फिर बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में। तो ये IIT कानपुर नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड थ्रू। प्रोजेक्ट उड़ान एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के थ्रू इसमें ट्रांसलेशन किया जा रहा है सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए, जिससे मान लीजिए कोई लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट भी है तो उसके 1/6 टाइम में ही वो ट्रांसलेट कर लेगा, ठीक। और इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन ने और उनकी टीम ने। तो यहाँ पे देखिए IIT बॉम्बे ने ये कार्य किया है, और 500 इंजीनियरिंग टेक्स्ट जो है उनको हिंदी में ला दिया जाएगा 1 साल में, और बाकी इंडियन लैंग्वेज को भी
3 साल में ला दिया जाएगा। अगला जो हमारा टॉप क्वेश्चन है वो है कि सिमलीपाल बाघ 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 जो अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है, उसके बारे में ट्रू बताना है आप लोगों को। ये फॉर्मली डेजिग्नेट किया गया था टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य जो है आपका 1956 में, और फिर इसको प्रोजेक्ट के टाइगर के अंतर्गत लाया गया था 1973 में। ठीक है, क्योंकि NTPC और जो है ये सारा तो आया ही 1972-73 में, तो उसके बाद ही तो होगा, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर तभी तो आएगा। ठीक है, और सिमलीपाल में बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी है, रेंज है वाइल्ड एनिमल्स की, जैसे कि टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया। इसके अलावा 304 जो है स्पेशीज़ हैं बर्ड्स की और एम्फीबियंस की। ठीक है ना, जो अभयचर होते हैं। उसके अलावा 62 स्पेशी है रेप्टाइल की, और ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। बिल्कुल गलत है, उड़ीसा में। कितनी बार पढ़ा होगा आपने, और इसी के थ्रू आप लोग अगर मेजरमेंट लगाओगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में नदन पार्ट जो उड़ीसा का है वहाँ पे पाया जाता है। ज्योग्राफिकली अगर देखो भौगोलिक रूप से, तो ये ईस्टर्न एंड होता है, ईस्टर्न घाट जो पूर्वी घाट है उनके पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। और यहाँ पर एक मिस्ट्री जो थी कि भैया उड़ीसा में जो ब्लैक टाइगर्स होते हैं, मतलब उनकी जो धारियाँ बनी होती हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं, पीले उस पर बैकग्राउंड पे काली धारियाँ काफ़ी चौड़ी होती हैं। तो इसके पीछे जो मिस्ट्री थी उसको उन्होंने ख़त्म कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो एक अकेला ऐसा टाइगर रिजर्व है वर्ल्ड में जहाँ पे मेलेनिस्टिक टाइगर होता है, जिसमें ब्रॉड काले जो है स्ट्राइप होते हैं और रनिंग अक्रॉस द बॉडीज, और थिकर होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो बाकी नॉर्मल टाइगर्स हैं उनसे अगर कंपेयर करें। तो इसी के साथ में आज का हम लोग का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आए तो लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करा कर। तो चलिए कल फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर लेना है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।